जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायो जो जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है मानव शरीर की क्रिया। मानव शरीर की क्रिया फर्स्ट चैप्टर है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर मानव शरीर की क्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20। कह देगा कि मनुष्य के जीवन काल में पुनः विकसित होते हैं दो बार, तो 20 ठो दांत। यानी कहने का मतलब कि 20 ठो दांत बचपन में जमता है, जो नया वाला दूध वाला दांत वो क्या होता है, टूट जाता है और पुनः विकसित हो जाता है 20 ठो दांत। और मनुष्य जब वयस्क मनुष्य हो जाता है उसमें पूरे जो 32 दांत होते हैं। कह देगा कि कितने दांत? तो 32। और ये पुनः विकसित होने के वजह से कह देगा कि मनुष्य में कितनी दांत उत्पन्न होते हैं, तो टोटल 52 हो जाते हैं। ये 20 जो पहले टूट गया था वह पुनः विकसित हुआ, और ये 32, तो टोटल मिलकर 52 दांत मनुष्य में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और पुनः विकसित कहेगा तो 20 दांत। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत जो होती है हम लोग का, उसमें क्या होता है, हमारा पाचन की क्रिया अधिक समय तक होती है और पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होती है। आंत कहेगा कि हम लोग का इंटेस्टाइन जो है वो कितने हैं? तो 2 हैं। शरीर में हमारे एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत, यानी 2 आंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखिए ये कह रहा है कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है आपका छोटी आंत में। कह देगा कि मनुष्य का पाचन की क्रिया आरंभ ही कहाँ से हो जाती है? तो जब हम लोग कोई भी वस्तु भोजन ग्रहण करते हैं उसी समय से हम लोग का पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया है। कहने का मतलब ये है कि जो रक्त हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है तो उसका खोज करने वाला विलियम हार्वे है। और कह देगा कि रक्त समूह, जैसे मानते हैं कि ए होता है, ए बी होता है, ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, या ए बी ग्रुप होता है, या ओ ग्रुप का ब्लड होता है। इसकी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन का प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। जो दिल की धड़कन होती है हम लोग का, उसको प्रारंभ करने का कार्य कौन करता है? पेसमेकर करता है। अगला क्वेश्चन है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। हृदय क्या रहता है? हमेशा गति में रहता है। ये बंद होने वाला नहीं है। हृदय बंद होने वाला नहीं है, हमेशा गति में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी जो है इसके द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब कहते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी या सीरा में? तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब हम लोग का घट जाता है। सोते समय रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है।
7.4 कहने का मतलब ये हुआ कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो ये मानव शरीर का जो रक्त होता है ये क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। तो 80 से 82% जो प्लाज्मा होता है उसमें 80 से 82% क्या होता है, जल होता है। 80 से 82% जल प्लाज्मा में पाया जाता है। कह देगा कि मनुष्य के शरीर में कितने परसेंट जल पाए जाते हैं, तो 65% से 80% के बीच में जल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो लोहा है, जिसको आयरन इंग्लिश में बोला जाता है। यही रक्त में पाई जाती है और रक्त के जो हीमोग्लोबिन होता है वही उसी में आयरन पाया जाता है, जो आरबीसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो किडनी में होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण दो प्रकार से होता है, एक फेफड़ा में होता है और दूसरा किडनी में होता है। दोनों का नियम अलग अलग होता है। कहने का मतलब कि किडनी में अगर रक्त का शुद्धिकरण होगा तो वो क्या करता है, रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालता है और वहीं पर रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन फेफड़ा में शुद्ध होने का कारण ये है कि ऑक्सीजन मिलता है, जिससे क्या होता है, रक्त शुद्ध हो जाता है। वहीं पर फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन मिलने से ब्लड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर जान गए कि किडनी में भी रक्त शुद्ध होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है किडनी और रक्त को शुद्ध कर देता है। और ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं। तो ये छोटी आंत से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं। तो ये छोटी आंत में किए जाते हैं। छोटी आंत के बाद क्या होता है कि बड़ी आंत आ जाती है। वह बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, वहां पर जल जो होता है वो अवशोषित करता है बड़ी आंत। बस इतना ही काम है। अब बड़ी आंत से ही जुड़ा होता है मलाशय जो हम लोग का निकलता है। अगला भाग क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। यही एंजाइम क्या करता है कि हमारे जब मुख से भोजन करते हैं तो यही लार ग्रंथियां टाइलिन जो छोटे छोटे जीवाणु जाते हैं अंदर उसको क्या करती है, मारने का काम करती है। अगर थोड़ा भी जीवाणु बच जाते हैं जो भोजन करते समय, तो उसको HCl पाया जाता है, एक अम्ल है जो पेट में पाया जाता है, जिसको ऑटोमक या अमाशय बोला जाता है। तो वहां तक क्या होता है, पूरी तरह से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हम लोग को पुनः भोजन स्वस्थ रूप से प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइम की। एंजाइम जो क्या करता है कि पेट में हमारे भोजन को क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। जो भी भोजन हम लोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं, स्टार्च के ही रूप में भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं। वही बोल रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो स्टार्च के रूप में, स्टार्च के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। जो भोजन हम लोग करते हैं किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मानव के आमाशय यानी पेट में अम्ल X उत्पन्न होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये भोजन को पचाता है और बचे हुए जीवाणु को भी नष्ट करता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, क्या कहते हैं,
HCl के रूप में भी जाना जाता है। इसी को रासायनिक सूत्र है HCl, और कह देगा कि हिंदी में इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र में विकसित किसका संश्लेषण होता है? तब पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है किसमें? क्रेब्स चक्र में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है वही खून का शुद्धिकरण करता है। ये डायलिसिस संबंधित है, जानते हैं किससे? किडनी से। किडनी के जो पेशेंट होते हैं वो डायलिसिस पर लेटाए जाते हैं, वही कहता है कि शुद्धिकरण करता है, तो ये डायलिसिस है। ये हृदय के लिए नहीं, कहा फेफड़ा के लिए नहीं शुद्धिकरण, ये किसके लिए? किडनी के लिए। जो हमारे ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर करने का काम करता है, उसके बारे में बता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है कौन? पेप्सिन। कौन? पेप्सिन। अगला है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। हमारे शरीर में कितने एमिनो अम्ल जो प्रोटीन है पाए जाते हैं? तो ये 20 ठो। कितने? 20 ठो। अगला है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है कौन सा अंग? यकृत। यही यकृत जो है ये पित्त का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन वही है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पैदा करने का मतलब कि निर्माण करना, तो ये यकृत द्वारा किया जाता है। पित्त जो है, पित्त कहाँ से पैदा होता है? यकृत से। कह देगा कि कहाँ स्टोर होता है? तो पित्ताशय एक थैली है, उसी में क्या होता है? स्टोर होता है, जो यकृत से ही सटा रहता है। यकृत से ही सटा रहता है, उसी में क्या होता है? जमा हो जाता है। तो वही बोला है कि पित्त, जिसको इंग्लिश में बाइल कहते हैं, वो जमा हो जाता है कहाँ पर? पित्ताशय में। कहाँ जमा हो जाता है? पित्ताशय में। और पित्त को कौन निर्माण करता है? पित्त रस को, तो ये यकृत करता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं, वो कितना होता है? तो सिस्टोलिक जो होता है ये होता है 120 mm, और डायस्टोलिक जो होता है ये 80 mm होता है। अगला क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी कारण जब दौड़ लगता है तो हमारे शरीर में थकान होता है, उसी के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। जबकि जब हम लोग नींद लेते हैं या आराम करते हैं तो हमारा रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि हम लोग सुस्त हो जाते हैं और ये इमोशन में रहते हैं, इसीलिए बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार अनुमान लगाया गया है कि धड़कता है हमारे जीवन काल में क्या? हृदय। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना हृदय का काम है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त में लाल रंग का कारण दिखता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये इसी में आयरन पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा कह देगा कि किससे हम लोग प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं हम लोग किससे? ये प्राप्त करते हैं हम लोग आयरन पालक से। पालक से प्राप्त करते हैं। पालक से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हीमोग्लोबिन, कह देगा कि हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन में होता है क्या, तो लोहा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब हम लोग जो ऑक्सीजन हम लोग प्राप्त करते हैं और ये फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को मिला देता है हमारे ब्लड में, तो ब्लड क्या होने लगता है, सर्कुलेट करता है। जो ये हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड सर्कुलेट करता है और वो ऑक्सीजन उसके साथ साथ क्या होती है, परिवहन होती है, माने जाने लगती है। तो ये कौन कार्य करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, यही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी जो है इसी का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना या ऑक्सीजन को परिवहन करना है। अगला क्वेश्चन, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो लोहित कोशिकाएं। देखिए लोहित का मतलब वही दिया है, जो हम लोग का हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है वही कह रहा है क्वेश्चन कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, जिसको लोहित कोशिकाएं कह रहा है वो उसी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है, WBC। देखिए जो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, WBC। इसका मतलब समझते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब हम लोग के शरीर में कोई अपशिष्ट पदार्थ चला गया, कहने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग बीमार होते हैं, बीमार किस कारण होते हैं, जब हमारे शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो। ठीक, जैसे मानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ जीवाणु अंदर चले जाते हैं, जो क्या करते हैं, हम लोग की खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है, ये सब आता है, वायरस चाहे जीवाणु आते हैं, तो इसी को रक्षा प्रदान हमारे शरीर में कौन करता है, इससे बचाता है कौन, WBC ही बचाता है। वही बात कह रहा है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट हो जाता है तो प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देता है, मतलब अपना कार्य दिखाने लगता है कि इससे हमको क्या करना है, लड़ना है। ये WBC का कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं, जिसको RBC कहते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, अस्थि मज्जा में होते हैं। अस्थि मज्जा में ही RBC उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, पलीहा एवं झिल्ली जो होता है वही कब्रिस्तान कहलाता है RBC का। किसका, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जन्म जो होता है अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु इसका कहाँ हो जाता है, पलीहा में जाकर मर जाता है। कौन, RBC। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है, मतलब जन्म हुआ अस्थि मज्जा में RBC का और 120 दिन तक जिंदा रहेगा और मर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, पलीहा में, वही कब्रिस्तान है इसका। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो ये यकृत चूषण करता है। पचे हुए जब भोजन होते हैं, हमारा भोजन कहाँ पचता है, पूर्ण रूप से छोटी आंत में पचता है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो ये यकृत करता है। देखिएगा ना, तो हम लोग जब मानते हैं कि मनुष्य क्या करता है कि अचानक किसी कारण बस जहर खा लेता है या जहर पी लेता है। ठीक, तो क्या करता है कि ये यकृत चूषण का कार्य करने लगता है। ठीक है, जबकि निकालने का, इसको अलग करने का काम कौन करता है, जहर को, या अपशिष्ट पदार्थ जहर है हम लोग का भोजन में, तो इसको अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का कार्य करता है किडनी। और किडनी में जाने से पहले ही यकृत क्या करता है, इसको जहर को चूस जाता है। तो चूसने से क्या होता है,
हम लोग की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर ये नहीं चूसता और हम लोग का किडनी तक चल जाता, ये जो जहर है, विषैला पदार्थ है, तो क्या करता, किडनी तो अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता, बाहर हटा देता, साइड हटा देता ब्लड से, तो इसका कोई भी व्यक्ति क्या होता, मरता ही नहीं। इसी के कारण मर जाता है लोग। क्यों? क्योंकि यकृत में जाकर विषैला पदार्थ जमा हो जाता है, चूसने का कार्य करता है कौन, यकृत। इसी के कारण लोग मर जाते हैं। अगर कोई आदमी व्यक्ति जहर खा लेता है तो ये जहर कहाँ स्टोर हो जाता है, यकृत में स्टोर हो जाता है, याद रखिएगा। अगर यकृत स्टोर नहीं करता और डायरेक्ट वो किडनी में चला जाता तो किडनी बाहर निकाल देता, इससे आदमी की मृत्यु नहीं हो पाती। लेकिन पहले कार्य करता है यकृत, उसके बाद कार्य करता है किडनी। तो कार्य पहले यकृत करेगा, इसी के चलते क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। वही क्वेश्चन है अस्थि मज्जा में, रुधिर, लाल रुधिर कणिकाओं, वही क्वेश्चन ये भी है, का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च उन्तांश पर मानव शरीर के में जो आरबीसी की संख्या है बढ़ेगी कि घटेगी, तो ये बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सफेद रक्त कणिकाएं, जिसको WBC कहते हैं हम लोग, इसका कार्य क्या है, तो वही बात है कि रोग से लड़ने का कार्य करता है। जब अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में चला जाता है तो लड़ने का कार्य करता है कौन, WBC, जिससे क्या होता है, हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसी का कार्य है, WBC का। ठीक है, यही डॉक्टर का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, या दवा का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मनुष्य के मेरुदंड से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरुक रज्जु में है, कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, कशेरुक रज्जु में है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो लीवर में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो लीवर में। देखिए यहीं पर जमा हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ को चूसने का कार्य करता है कौन, यकृत, और यहीं पर हम लोग का यूरिया बनता है। अगला क्वेश्चन है जो हम लोग को अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो अवट्टु ग्रंथि है। सबसे छोटी कह देगा अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अवट्टु ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है पीला रंग। कह देगा कि मनुष्य का जो मूत्र है वो पीला रंग होता है, किसकी कारण, तो यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और कह देता है कि गाजर का रंग किसके कारण पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण पीला होता है। और नाखून में कह देगा कि कौन सा हम लोग का क्या पाया जाता है, तो यही कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है, कह देगा कि तंत्र जो मस्तिष्क का कार्यात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का कह देगा तो न्यूरॉन, और गुर्दे का कहेगा तो नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कुन संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है, तो ये अवट्टु ग्रंथि के किसकी संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा
होता है तो ये अवट्टु ग्रंथि में, जो अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि है अवट्टु ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण खून नहीं जमता है, और फाइब्रिनोजेन के कारण खून जमता है। देखिए, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। और जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग का कहीं पर कट छट जाता है शरीर में, तो वहां पर देखते हैं ना कि वहां पर जमना जरूरी है। अगर नहीं जमेगा तो बताइए कि ब्लड आपका हमेशा बहता रहेगा। अगर कहीं कट गया तो ब्लड हमेशा क्या होगा? बहता रहेगा। इसके लिए क्या करता है? जमने का कार्य करता है कौन? फाइब्रिनोजेन। और कह देगा कि इसमें जमने का नहीं कार्य करता है, कि शरीर के अंदर नहीं जमने देगा, तो हिपैरिन। अगर शरीर में ब्लड जम जाता है तो मनुष्य का मृत्यु निश्चित है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के कारण होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के कारण होता है। एंटीजन, जिसको प्रतिजन भी कहते हैं, एंटीजन को क्या कहते हैं? प्रतिजन भी कहते हैं। एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक, प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है एंटीजन। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा हार्मोन है? हमारे शरीर में कह देगा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं जो होता है का व्यास कितना होता है? कह देगा व्यास देता है, त्रिज्या व्यास ये सब भी देता है। तो उसका व्यास जो होता है 0.007 mm होता है। 0.007 mm होता है जो WBC है, इसका व्यास होता है। अगला क्वेश्चन है व्यास, जिसका मोटाई बोलते हैं ना, वही। अगला क्वेश्चन है अपोहन। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये रीक जो किडनी है, किडनी को पूरा करने के लिए होता है। कौन? अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किसके क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो वृक्क को। जैसे वृक्क खराब हो जाता है ना, तो यही कार्य कराता है कौन? वृक्क से। अगला क्वेश्चन है कि संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए संवेदन महत्वपूर्ण है। संवेदन महत्वपूर्ण है। संवेदन क्या है? महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः निषेचन, कह देगा कि सामान्यतः निषेचन जो है ये होता है तो गर्भाशय में। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग का, किसका पता बताता है? भ्रूण के लिंग का पता बताता है कौन? एमनियोसेंटोसिस। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस के कारण हम लोग क्या करते हैं? लिंग का पता कर लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, गर्भ में लड़का है कि लड़की है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ? अधिवृक्क ग्रंथि में। अधिवृक्क ग्रंथि में मानव का रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन? जीवन रक्षक हार्मोन। इसी को कहते हैं हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन। एड्रीनल ही ग्रंथि को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। इसीलिए यही क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, उसी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यही पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि है। कह देगा कि अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि, तो अवट्टु ग्रंथि थी। अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि कहेगा तो वो कौन थी? अवट्टु ग्रंथि। लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि कहेगा तो ये है आपका पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। जो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड कराने से क्या पता चलता है कि हमारे गर्भ में बच्चा है या नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांड के द्वारा। बीजांड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोटॉमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोटॉमी स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोटॉमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सी हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। यही ऑक्सीटोसिन है, इसी के थ्रू क्या होता है? दूध उत्पन्न होता है। किसमें? जो गाय भैंस है उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH। TSH जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये तांबा होती है। कह देगा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो ये है 14.5 ग्राम। 14.5 ग्राम। 100 ml में आपको कितना मिलेगा? 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस हम लोग का तापमान होता है सेल्सियस में। अब फारेनहाइट में कहता है तो 98.6 फारेनहाइट। 98.6 फारेनहाइट। सेल्सियस में कहेगा तो 36.9। पहले देता था 37 डिग्री सेल्सियस। कितना देता था? 37 डिग्री सेल्सियस तापमान। लेकिन अब ये हटाकर क्या कर रहा है? एग्जाम में डाल रहा है 36.9 डिग्री सेल्सियस, एक्यूरेट मान। अगला क्वेश्चन है कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से है। रक्त जमाव से है। प्रोथ्रोम्बिन का कह देगा कि संबंध किससे है? रक्त जमाव से। रक्त जमाव से। रक्त को जमने देता है कौन? यही प्रोथ्रोम्बिन का जो रक्त है उसको जमने देता है, तो ये जमने देता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। कह देगा कि कौन नहीं जमने देगा? तो ये जमने नहीं देता है हिपैरिन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ एवं ऊर्ध्व हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेलिन हार्मोन कहलाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन एक प्रकार का है क्या? हार्मोन या एंजाइम? तो हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंत वल्क जो होता है ये सबसे कठोर होता है। दंत वल्क क्या होता है? सबसे कठोर होता है। ठीक है। दांत जो होता है वो क्या होता है?
कठोर होता है। और दांत में कह देगा कि क्या, तो वो आपका एनामेल जो है ये सबसे कठोर होता है दांत का, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, ऑप्शन में दे देगा। तो बीटा कोशिका से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इसी को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, इंसुलिन को। और कह देगा कि ये कहाँ से स्रावित होता है? तो पैंक्रियाज जो है वहां से, वही दे रहा है कि इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से? पैंक्रियाज से, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं क्या? वायु श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो छोड़ी हुई सांस में आपका CO2 की मात्रा 4% होता है। ठीक, 4%। और 17% हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं और 21% ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अगला है कि हृदय वंचित है किससे? तो ऐच्छिक पेशी से। ऐच्छिक पेशी से क्या है? हृदय हम लोग का वंचित है। वंचित का मतलब चारों तरफ से बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए का जो यानी तालुक जो है हमारे पैर के नीचे वाले भाग का जो त्वचा है सबसे मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा होता है? तो ये फेफड़ा। कौन सा? फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी हम लोग का ब्लड शुद्ध होता है। ठीक है, ऑक्सीजन मिलकर आ कह देगा अवशिष्ट पदार्थ हटाकर कौन शुद्ध करता है? तो ये किडनी करता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहेगा तो ये कौन सा है? फेफड़ा ही है। अब मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मानव त्वचा में जो रंग होता है उसको रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कौन? मेलानिन। मेलानिन के कारण ही क्या होता है? त्वचा का रंग निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि कंडरा, जिसको टेंडन बोला जाता है, टेंडन, ये किसको जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से। आज कह देगा कंडरा जिसको टेंडन कहते हैं ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला कौन है? तो लिंगामेंट है। कौन है? लिंगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। इसको टेंडन को क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। टेंडन को हिंदी में कंडरा कहते हैं। ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला कौन है? लिंगामेंट, जिसको स्नायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदमी के कंठ के किस भाग को अवट्टू उधर्द जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड ग्रंथि उपास्थि को। थायराइड ग्रंथि उपास्थि को। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का लगभग कितना वजन होता है? तो ये होता है आपका 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। 1350 ग्राम से 1400 के बीच होता है क्या? मानव मस्तिष्क का वजन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि है। उरु अस्थि किसको कहते हैं? जांग जो है ना, जांग हम लोग का, जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? उरु अस्थि कहते हैं। जांग की हड्डी को उरु अस्थि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में
तरल। अगला क्वेश्चन है कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो ये फिल्म जो है, फिल्म से तुलना की जाती है। किससे? फिल्म से तुलना की जाती है। आंख की रेटिना जो है ना, इसकी तुलना किससे की जाती है? फिल्म से की जाती है। आंख की रेटिना की तुलना फिल्म से की जाती है। किससे की जाती है? फिल्म से की जाती है। आंख की रेटिना की तुलना किससे की जाती है? फिल्म से की जाती है। आंख की रेटिना की तुलना किससे की जाती है? फिल्म से की जाती है। फिल्म से की जाती है आंख की रेटिना की तुलना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की। रक्त जो जमता है उसमें मुख्यतः किसकी भूमिका होती है? कैल्शियम की भूमिका होती है। कैल्शियम जो है रक्त जमने में मदद करता है। और जमने में कौन मदद करता है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन मदद करता है। और जबकि हिपैरिन क्या करता है? जमने नहीं देता है अंदर। जैसे टूटा फूटा होता है हमारे शरीर में कटा होता, तो वही कैल्शियम काम करता है जमने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है कितने? 100 से 80 से 100 mg के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, ठीक है। रक्तचाप क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर क्या होता है? तो ये सामान्य स्तर होता है 140 से 180 mg के बीच। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में बनती हैं। दीर्घ अस्थि में क्या होती है? लसिका कोशिकाएं बनती है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। ताप नियंत्रण करती है स्तनपाइयों में कौन? तो ये श्वेत ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? 4 चेम्बर जो होते हैं मानव शरीर के, वो कितने क्या बोलते हैं? हृदय में चेम्बर 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुसूदनी इंसुलिन जिसको बोलते हैं अंतःस्राव है, तो ग्लाइको लिपिड है, ठीक। एक ग्लाइको लिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां को क्या कहते हैं? टिबिया और फिबुला कहते हैं। टिबिया और क्या कहते हैं? फिबुला कहते हैं। किसको? मानव शरीर में जो हड्डी होती है उसको टिबिया और फिबुला के नाम से जाना जाता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द एक है तो वो यूट्रस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कितना? होती है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि ही सेक्स हार्मोन का स्राव करती है जो हमारे अग्न्याशय में होती है। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट विनियमित करता है? तो पराव2 हार्मोन करता है। पैराथायरॉयड जिसको कहते हैं वही हार्मोन करता है। क्या मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? माने कहने का मतलब ये है
कि रक्त जो हार्मोन है हम लोग का, वो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियमित करता है कौन? तो ये पैराथायरॉइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, वही। ठीक, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है या फर्टिलाइज करता है? तो डिंब वाहिनी में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी नली को फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। डिंब वाहिनी नली को फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। कहने का मतलब ये है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं रक्त में, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का काम करता है और रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, जबकि ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है? घट जाता है। कहता है, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह देगा कि जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो उसका रक्त दाब बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो घट जाता है। ठीक, काम करना कम हो जाता है। देखिएगा ना, तो बूढ़े व्यक्ति जो हो जाएंगे तो उनका कोई कार्य करने में असफल हो जाते हैं, तो उनका रक्त दाब क्या होता है? घट जाता है। वही देता है कि सामान्य ऊंचाई पर, मतलब अधिक, अपने सामान्य ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर जाने पर रक्त दाब बढ़ जाता है। दौड़ने पर हम लोग का रक्त दाब बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग मोशन में रहते हैं। कह देगा वही कि अगर आप सुस्त हो जाते हैं या सो जाते हैं, नींद में रहते हैं, तब हमारा रक्तचाप क्या हो जाता है? घट जाता है।